कल्पना कीजिए, आपके शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ टाइनी फैक्ट्रीज लगातार काम कर रही हैं। इन फैक्ट्रीज का नाम है योर सेल्स। हर सेकंड ये एनर्जी बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं, रिपेयर करती हैं और आपको जीवित रखती हैं। लेकिन सवाल है, इन सेल्स के अंदर जमा होने वाले पुराने, डैमेज्ड और बेकार हिस्सों की सफाई कौन करता है? यहीं आता है एक फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। लेकिन ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपकी सेल्स की इनर क्लीनिंग सिस्टम है। जब पुरानी, डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया और बेकार प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं, ऑटोफेजी उन्हें तोड़कर रिसाइकल कर देती है। साफ सेल, बेहतर एनर्जी, बेहतर रिपेयर, बेहतर एजिंग, फास्टिंग, मूवमेंट, गहरी नींद और कम टॉक्सिन लोड, ये सब ऑटोफेजी को नेचुरली एक्टिवेट करते हैं। तो सवाल यह है, अगर ऑटोफेजी कोई सिंपल ऑन ऑफ स्विच नहीं है, तो फास्टिंग और एक्सरसाइज इसे कैसे प्रभावित करते हैं? शरीर की सेल्स लगातार एनर्जी स्टेटस पढ़ती रहती हैं। जब न्यूट्रिशन नियमित रूप से उपलब्ध होता है, एमटीओआर जैसा ग्रोथ और बिल्डिंग पाथवे अधिक सक्रिय रह सकता है। जब एनर्जी डिमांड बढ़ती है या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम होती है, एएमपी जैसा एनर्जी सेंसिंग पाथवे सक्रिय हो सकता है। बहुत सरल भाषा में, बिल्डिंग मोड और क्लीनिंग मोड के बीच एक बैलेंस रहता है। फास्टिंग इस बैलेंस को कुछ समय के लिए क्लीनिंग की तरफ झुका सकता है। एक्सरसाइज सेल्स पर एक हेल्थी, टेम्परेरी स्ट्रेस डालता है। मसल और अन्य टिश्यूज में यह ऑटोफैजिक फ्लक्स को मॉड्यूलेट कर सकता है। लेकिन 3 साइंटिफिक बातें याद रखिए। पहली, हर किसी में, हर उम्र में, हर प्रोटोकॉल पर असर एक जैसा नहीं होता। दूसरी, ज्यादा देर का एक्सट्रीम फास्टिंग या ओवर ट्रेनिंग रिपेयर की जगह स्ट्रेस बढ़ा भी सकता है। तीसरी, ऑटोफेजी को एक्टिवेट कहना आसान है, मापना और प्रूव करना बहुत कठिन है। इसलिए वायरल क्लेम्स से सावधान रहिए। व्यावहारिक निष्कर्ष यह है, समय समय पर हल्की भूख सहना, शरीर को हिलाना, गहरी नींद लेना और लगातार ओवर ईटिंग से बचना, ये शरीर की नेचुरल रिसाइकलिंग रिदम को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोफेजी और सेल्यूलर एनर्जी। आपने एटीपी का नाम जरूर सुना होगा। एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे अक्सर सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। हमारी सेल्स को हर समय एनर्जी चाहिए, मसल्स को मूवमेंट के लिए, ब्रेन को सिग्नलिंग के लिए, हार्ट को बीटिंग के लिए और सेल्स को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी। ऑटोफेजी सीधे सीधे एटीपी बढ़ाने वाली मशीन नहीं है, लेकिन सेल्यूलर रिसाइकलिंग और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जरूर है। यानी हेल्थी सेल्यूलर मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ एनर्जी बनाना नहीं, एनर्जी, रिपेयर, रिसाइकलिंग और क्वालिटी कंट्रोल, इन सभी का बैलेंस महत्वपूर्ण है। ऑटोफेजी को सबसे ज्यादा किस चीज से जोड़ा जाता है? फास्टिंग। जब हम भोजन करते हैं, शरीर न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है। लेकिन जब फास्टिंग पीरियड बढ़ता है, शरीर का मेटाबॉलिक स्टेट बदलने लगता है। इंसुलिन और न्यूट्रिएंट सिग्नलिंग पाथवेज में बदलाव होते हैं और सेल्यूलर एनर्जी सेंसिंग पाथवेज जैसे एएमपीके और एमटीओआर ऑटोफेजी रेगुलेशन से जुड़े होते हैं। इसीलिए फास्टिंग और ऑटोफेजी के बीच वैज्ञानिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा है। लेकिन एक बहुत जरूरी करेक्शन, 16 घंटे फास्टिंग मतलब पूरे शरीर में ऑटोफेजी ऑन, ऐसा कहना साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। ह्यूमंस में ऑटोफेजी को सीधे मेजर करना आसान नहीं है और अलग अलग टिश्यूज में इसका टाइमिंग अलग हो सकता है। इसलिए फास्टिंग के लिए कोई यूनिवर्सल मैजिक नंबर नहीं है। क्या 24 से 48 घंटे का फास्टिंग जरूरी है? इंटरनेट पर आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, 16 आवर्स में ऑटोफेजी शुरू या 24 से 48 आवर्स में मैक्सिमम ऑटोफेजी। लेकिन ह्यूमन रिसर्च में एग्जैक्ट टाइमिंग अभी पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड नहीं है। एनिमल स्टडीज और मैकेनिस्टिक रिसर्च इंटरेस्टिंग क्लूज देती हैं, लेकिन ह्यूमंस में एग्जैक्ट ऑटोफेजी पीक टाइम बताना अभी प्रीमैच्योर है। इसलिए लॉन्गर फास्टिंग ऑटोमेटिकली बेटर नहीं है और स्पेशली 24 से 48 आवर फास्टिंग हर व्यक्ति के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। कुछ लोगों में प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए फास्टिंग को कंपटीशन नहीं, टूल समझिए। एक्सरसाइज, सेल्यूलर रिसाइकलिंग का दूसरा रास्ता। अब अच्छी खबर, ऑटोफेजी को स्टिम्युलेट करने के लिए आपको हर बार लंबा फास्ट करने की जरूरत नहीं। मूवमेंट मैटर्स। एक्सरसाइज सेल्यूलर एनर्जी डिमांड बढ़ाती है, मसल सेल्स में मेटाबॉलिक सिग्नलिंग बदलती है और रिसर्च बताती है कि एक्सरसाइज ऑटोफेजी रिलेटेड पाथवेज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। यानी योर वर्कआउट इज नॉट जस्ट ट्रेनिंग योर मसल्स,
इट इज ऑल्सो गिविंग योर सेल्स अ मेंटेनेंस सिग्नल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन एक्सट्रीम वर्कआउट करना है। वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और अपनी क्षमता के अनुसार एरोबिक एक्सरसाइज, ये सभी हेल्थी मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए वैल्यूएबल हैं। कॉफी का इंटरेस्टिंग कनेक्शन। अब एक सरप्राइजिंग बात, कॉफी, कुछ लैबोरेटरी और एनिमल स्टडीज में कॉफी और उसके कंपाउंड्स को ऑटोफेजी रिलेटेड इफेक्ट्स से जोड़ा गया है। और इंटरेस्टिंगली, इफेक्ट्स केवल कैफीन से ही नहीं जुड़े हो सकते। कॉफी में मौजूद कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स, इंक्लूडिंग पॉलीफेनॉल्स, बायोलॉजिकल पाथवेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन कॉफी इज नॉट अ मैजिक ऑटोफेजी मेडिसिन। और अगर कॉफी में शुगर, सिरप और हाई कैलोरी एडिटिव्स बहुत ज्यादा डाल दिए जाएं, तो पिक्चर बदल जाती है। इसलिए अगर आपको कॉफी सूट करती है, सिंपल कॉफी कैन बी अ रीजनेबल बेवरेज चॉइस। लेकिन ऑटोफेजी एक्टिवेट करने के लिए कॉफी पीना जरूरी नहीं है। स्पर्मिडाइन एक और फैसिनेटिंग मोलिक्यूल। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड पर, स्पर्मिडाइन। यह नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है और कई फूड्स में पाया जाता है, जैसे कुछ मशरूम्स, होल ग्रेन्स, बीट जर्म और कुछ अन्य प्लांट बेस्ड फूड्स। स्पर्मिडाइन और ऑटोफेजी के बीच बायोलॉजिकल कनेक्शन पर काफी रिसर्च हुई है। कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ने हायर डाइटरी स्पर्मिडाइन इंटेक को बेटर हेल्थ आउटकम्स के साथ एसोसिएट किया है। लेकिन यहां भी एक गोल्डन रूल, एसोसिएशन इज नॉट प्रूफ ऑफ कॉज। इसका मतलब यह नहीं कि स्पर्मिडाइन रिच फूड खाने से निश्चित रूप से लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। लेकिन होल फूड्स से मिलने वाले ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाना इंटरेस्टिंग और सेंसिबल अप्रोच हो सकता है। तो आपका सेल्यूलर रिसाइकलिंग लाइफस्टाइल कैसा हो? अगर हम पूरी साइंस को बहुत सरल भाषा में समझें, तो लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं ऑटोफेजी को मैक्सिमम पर कैसे रखूं, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए मैं अपने शरीर की नेचुरल सेल्यूलर मेंटेनेंस सिस्टम्स को सपोर्ट कैसे करूं। इसके लिए 4 पिलर्स याद रखिए। स्मार्ट ईटिंग, बैलेंस्ड मिनिमली प्रोसेस्ड होल फूड डाइट, रेगुलर मूवमेंट, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, हेल्थी स्लीप, क्योंकि सेल्यूलर रिपेयर और मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए स्लीप बेहद महत्वपूर्ण है। अप्रोप्रिएट फास्टिंग, अगर फास्टिंग आपके लिए मेडिकली अप्रोप्रिएट है तो सस्टेनेबल ईटिंग विंडो पर विचार किया जा सकता है। और डोंट चेज एक्सट्रीम फास्टिंग, फास्टिंग में सावधानी, यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 आवर या उससे लंबे फास्टिंग प्रोटोकॉल्स हर व्यक्ति के लिए नहीं हैं। अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग हैं, अंडरवेट हैं, ईटिंग डिसऑर्डर का हिस्ट्री है, किडनी या लिवर डिजीज जैसी मेडिकल कंडीशन है, या कोई ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जिसे फूड के साथ लेना जरूरी है, तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग शुरू करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें। लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा जीना नहीं है, हेल्थी ईयर्स ज्यादा करना है। इसलिए एक्सट्रीम नहीं, सस्टेनेबल। आपके शरीर में हर पल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटेनेंस चल रही है। आपकी सेल्स सिर्फ काम नहीं कर रही, वे लगातार रिपेयर कर रही हैं, रिसाइकल कर रही हैं, अडैप्ट कर रही हैं और अपने एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को बदल रही हैं। ऑटोफेजी हमें एक ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल लेसन देती है। पुराने को पहचानो, बेकार को रिसाइकल करो और फंक्शनल को रीबिल्ड करो। लेकिन याद रखिए, एक फास्टिंग डे आपकी पूरी हेल्थ स्टोरी नहीं बदलता। आपकी लॉन्जेविटी किसी एक मैजिक स्विच पर डिपेंड नहीं करती। यह बनती है फूड, मूवमेंट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेटाबॉलिक हेल्थ और कंसिस्टेंसी से। तो आज से अपने शरीर को पनिशमेंट नहीं, मेंटेनेंस देना शुरू कीजिए। क्लीन सेल्स, स्मार्ट मेटाबॉलिज्म, हेल्थी एजिंग, यही है इनर एल्केमी। डिकोड योर बॉडी, रिवायर योर माइंड, एज बेटर।